हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। दिस इज सौम्या और आज हम डिस्कशन करेंगे बीएड लेसन प्लान्स में साइंस का प्लान नंबर 30। लेट्स स्टार्ट। आज का प्रकरण है पदार्थ की अवस्थाएं और विषय विज्ञान ही है। चक्र, कक्षा, अवधि ये सब आपको लिखना होगा पाठ्योजन की शुरुआत में ही। आप अपने कॉलेज के में दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये सिर्फ एक रफ आइडिया दिया गया है कि पाठ्य योजना बनाते कैसे हैं। समान उद्देश्य सबसे पहले आपको लिखना होता है, जो कि आप विषय से संबंधित लिखते हैं। अगर गणित का बना रहे होंगे तो उससे संबंधित समान उद्देश्य होंगे, विज्ञान का है तो विज्ञान से संबंधित होंगे, और किसी विषय का है तो उस विषय से संबंधित आपको समान उद्देश्य लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये आपका प्रकरण से संबंधित लिखा जाता है, और प्रकरण को कभी भी आप अंडरलाइन करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्ञानात्मक में आपने लिखा है। समान उद्देश्य का मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं इससे पहले ऑलरेडी 10 से 12 बार पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 12 प्लान्स डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑफ कोर्स इट इज 13th। तो विशिष्ट उद्देश्य से शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा ज्ञानात्मक। विद्यार्थी पदार्थों की अवस्थाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक, विद्यार्थी पदार्थों की अवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र पदार्थों की अवस्थाओं का चित्र बनाने में दक्ष हो सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में आपको उन सामग्रियों को लिखना होता है जो आपने टीचिंग करते वक्त यूज किया है। पूर्व ज्ञान लिखना है आपको कि छात्र प्रकृति में मिलने वाले वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज। बच्चे को अब जरूरी नहीं है कि आप जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चे को सीधे सीधे जानकारी हो, तो पर ऐसा तो पॉसिबल है ना कि बच्चे को उससे रिलेटेड कुछ 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 चीजों की नॉलेज हो, तो आपको डायरेक्ट उस चीज के बारे में लिखना है जिसके बारे में बच्चा जानता है आसानी से। प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बनाने होते हैं, कम से कम 4 या 5। तो पहला आपने मान लीजिए क्वेश्चन किया, पदार्थ का छोटे से छोटा अभी अविभाज्य कण क्या कहलाता है। तो आपको रिस्पॉन्स मिला कि पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य परमाणु कहलाता है। अब आपको जो आंसर मिलेगा आपको उससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर आपको परमाणु शब्द मिल गया। अब आपने यहीं से क्वेश्चन बना दिया कि परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। फिर से आपको उत्तर मिल गया कि परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अब क्या है, अब आपको फिर से जो रिस्पॉन्स मिला है उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है। जैसे अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। फिर आपको मान लीजिए रिस्पॉन्स मिल गया, अणु और परमाणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं। फिर से अब आपको इस आंसर से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है कि पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चा जवाब दे भी सकता है और बच्चा जवाब नहीं भी दे सकता है, इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। तो अब इसके बाद आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, मतलब एक कथन बोलते हुए 2-3 शब्द 2-3 लाइनों का आपको अपना प्रकरण स्टार्ट करना होगा। तो आपने बोल दिया यहाँ पर कि बच्चों, आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण मतलब यहाँ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको दिखाया गया है क्या क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु का मतलब होता है हेडिंग्स जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। छात्राध्यापिका क्रिया मतलब आपके द्वारा दी की गई क्रिया, आपके द्वारा किया गया एक्शन, कि आपने क्या पढ़ाया, क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे आपने रिएक्ट किया। नेक्स्ट में आपको दिखाना है छात्र प्रतिक्रिया कि बच्चों का क्या एक्शन रहा। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो अब वो आपको रिप्लाई कर रहे थे, आप स्पष्टीकरण दे रहे थे तो वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नेक्स्ट कॉलम है शिक्षण विधि, आपको विधि बतानी कि जिस चीज को भी आप बोल रहे हैं, जिस चीज को भी आप व्याख्या कर रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं, तो वो विधि कौन सी दर्शाती है। और अंतिम में आपको श्यामपटकार दर्शाना होता है, वो भी बहुत कम से कम शब्दों में। तो मान लीजिए पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पदार्थ की परिभाषा व अवस्थाएं। अब हर शिक्षण बिंदु को शुरुआत करने से पहले 1 या 2 क्वेश्चन बनाया जाता है। इससे पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। तो अब पहला क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर है कि नदियों में क्या बहता है। तो ऑफ कोर्स नदियों में पानी बहता है। विधि कौन सी हो गई, प्रश्नीकरण, क्योंकि बच्चे से आप प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके उत्तर में बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है कि उस चीज का क्या रिप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को जमाने पर वह क्या बन जाता है। पानी को जमाने पर वह बर्फ बन जाता है।
अब आते हैं स्पष्टीकरण, मतलब अपनी व्याख्या करने पे आते हैं कि आपने जो शिक्षण बिंदु लिया है तो असल में उसका स्पष्टीकरण आप कैसे कर रहे हैं। तो आपने कहा कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, जल, वायु आदि। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ये बच्चा इसमें क्या प्रतिक्रिया देगा, वो ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षण, सॉरी, व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि बच्चा आपकी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनेगा और व्याख्यान विधि आपकी होगी। शामपटकार में आपने यहाँ पर दर्शा दिया है कि आसपास की वस्तु ही आपका पदार्थ है और पदार्थ की अवस्थाएं दिखा दी हैं, ठोस, द्रव, गैस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे आते हैं जो कि हमारा ठोस व द्रव अवस्था। फिर से आप एक या दो क्वेश्चन फॉर्म करिए कि पानी, द्रव, तेल आदि कैसे पदार्थ हैं। पानी, तेल, द्रव आदि द्रव पदार्थ हैं। द्रव का आकार कैसा होता है, द्रव का कोई आकार नहीं होता। ये विधि आपकी हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं। स्पष्टीकरण में आपने दर्शाया कि ठोस अवस्था, ठोस पदार्थों में अणुओं की स्थिति आसपास होती है, इस कारण ठोसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था, द्रव में ठोस की अपेक्षा अणुओं की स्थिति दूर दूर होती है, इस द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अपेक्षाकृत ठोसों से कम होता है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। इसके उदाहरण जल, दूध, तेल आदि हैं। बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा क्योंकि आप व्याख्या कर रहे थे। और विधि आपकी हो गई व्याख्यान, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है पर आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पर आपका व्याख्यान विधि होगी। नेक्स्ट, शामपटकार में आपने दर्शा दिया कि ठोस अवस्था क्या है, आकर्षण बल अधिक होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। और द्रव अवस्था की बात करें तो ठोस की अपेक्षा अणु दूर दूर होते हैं, आकार अनिश्चित, आयतन भी निश्चित। अब आते हैं गैस अवस्था पे। फिर से आप एक दो क्वेश्चन फॉर्म करिए। पहला आपने यहाँ पर बनाया हुआ है कि गुब्बारे में क्या भरते हैं, तो गुब्बारे में गैस या हवा भरते हैं। गैस व हवा कैसे पदार्थ हैं, गैस व हवा गैसीय पदार्थ हैं। अब विधि यहाँ पर नहीं मेंशन है, आप मेंशन कर लीजिएगा कि ये आपकी प्रश्नीकरण विधि है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत आसान है, प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नीकरण विधि है, व्याख्या कर रहे हैं तो आपकी व्याख्यान विधि है। स्पष्टीकरण में दर्शाया है कि गैस में अणुओं की स्थिति ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होती है, इस कारण गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, गैसों की आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। विधि हो गई आपकी व्याख्यान। नेक्स्ट, आपने यहाँ पर शामपटकार दर्शा दिया कि गैस अवस्था में क्या क्या चीजें हैं, अनिश्चित स्थिति, अणु दूर दूर, आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित। आगे बढ़ते हैं, बोधात्मक प्रश्न, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है जो कि आपने कंटेंट पढ़ाया उससे रिलेटेड। पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं बताओ, ठोस अवस्था के गुण बताओ, द्रव अवस्था के गुण बताओ। अब आपको शामपटकार दर्शाना होता है, पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ नई चीज नहीं है, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि शामपटकार कैसे दर्शाएंगे आप इसको दो भागों में विभाजित समझिए। जब एक छोर आप लिख कर उसकी जगहों को भर दें तभी आप दूसरी साइड लिखना स्टार्ट करिए। टीचिंग करने का यही बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि जब आप काम करते रहेंगे, मान लीजिए आप इस साइड लिखेंगे तो बच्चा आसानी से इन चीजों को कॉपी कर सकता है। अब दिनांक, विषय, प्रकरण, यहाँ पर भी देखिए प्रकरण को अंडरलाइन करके दर्शाया गया है, ऐसे ही आपको भी दर्शाना है क्योंकि आप इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं कि एक्चुअल में आप पढ़ा क्या रहे हैं। उत्तर देना है, पदार्थ क्या है, तो पदार्थ आसपास की वस्तु है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं 3 है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था के गुण, तो ठोस अवस्था के गुण है कि आकर्षण बल अधिक, आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित। द्रव अवस्था के गुण हैं आपके आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित। निरीक्षण कार्य मतलब इन्वेस्टिगेशन, जब बच्चे इस ब्लैक बोर्ड वर्क को कॉपी कर रहे होंगे तो आपका काम होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप क्लास में घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर उन्हें किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप उन्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब कुछ रिवीजन क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करना है किसी भी फॉर्म में, चाहे फिलअप्स हो, ट्रू फॉल्स हो, टेक द करेक्ट आंसर हो,
किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो रिक्त स्थान भरो के फॉर्म में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया हुआ है, जैसे कि पदार्थ की डैश अवस्थाएं होती हैं। ठोस पदार्थ में अणु डैश होते हैं, द्रव का आयतन डैश होता है, बर्फ डैश अवस्था में पाया जाता है। आप चाहें तो ऑप्शंस दीजिए, आप चाहें तो ना दीजिए। और एंड में आपको ग्रहकार दर्शाना होता है कि ठोस द्रव गैस में अंतर बताओ, ठोस की आवणिक आणविक संरचना का चित्र बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।